हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आरडी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे हृदय रूपी गुफाओं से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं साथियों आज के इस नए सेशन में। आज के इस नए सेशन में साथियों क्या होने वाला है, आज के इस नए सेशन में बहुत खास होने वाला है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के इतिहास, कक्षा 10 के इतिहास, क्लास 10 का हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पहला अध्याय हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? पहला अध्याय है मेरा दोस्त यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला अध्याय क्या है बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है मेरे भाई पहला अध्याय। आइए बहुत ही बारीकी से सबसे सरल और आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि यूरोप क्या है तथा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और राष्ट्रवाद हम किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद हम किसे कहते हैं। चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का क्लास। यूरोप, यूरोप दोस्त एगो महादेश है। यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है बाबू? तो यूरोप एक महादेश है। क्या है? यूरोप एक महादेश है और इसमें से मुख्य रूप से यूरोप क्या है मेरे भाई? महादेश। हमारे पृथ्वी पर 7 को महादेश है। पृथ्वी पर कई महादेश है बाबू? 7 को महादेश है। उसी महादेश में से यूरोप भी क्या है बाबू? एगो महादेश है। और यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य रूप से, राष्ट्रवाद का मुख्य रूप से उदय जो है बाबू वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस। ग्रीस को बाबू हम लोग यूनान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? यूनान कहते हैं। हंगरी और पोलैंड में हुआ था। हंगरी और पोलैंड जैसे देशों में क्या हुआ था मेरे भाई? राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। आइए समझते हैं अब राष्ट्रवाद क्या होता है। और राष्ट्रवाद दोस्त क्या होता है? राष्ट्रवाद की परिभाषा, नेशनलिज्म की परिभाषा ये समझते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा समझे तो देखिए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद दोस्त किसे कहते हैं? देखिए राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने देश यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति लगाव और निष्ठा रखते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और लगाव रखते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। लोग अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और इतिहास को महत्व देते हैं और अपने देश को एकजुट स्वतंत्र देखना चाहते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद में जो लोग हैं बाबू वो अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और इतिहास को महत्व देते हैं और अपने देश को एकजुट और स्वतंत्र देखना चाहते हैं। यही मेरे भाई राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद की अन्य परिभाषा देखें, राष्ट्रवाद की मेरे दोस्त अन्य परिभाषा देखें तो अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना तथा सकारात्मक सोच को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। आगे आइए, आगे देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रवाद के लिए कुछ पॉइंटें हमने निर्धारित की है। राष्ट्रवाद के लिए क्या किया है बाबू? कुछ पॉइंटों को हम लोगों ने लिखा है। पहला कह रहा है कि देश के प्रति प्रेम यानी कि लव फॉर नेशन। अपने देश के प्रति क्या करना बाबू? प्यार करना, प्रेम करना, यानी कि अपने देश के प्रति सम्मान और लगाव लगाना। अपने देश के प्रति सम्मान और लगाव लगाना भी राष्ट्रवाद है। और देखिए एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, यानी कि अपने देश के प्रति हम सभी लोग जितने भी नागरिक हैं दोस्त वो एक हो
और एकजुटता को क्या करे भाई, बढ़ावा दे और हम सभी लोग एकता में रहें। सभी लोग मिलकर एक राष्ट्र के रूप में रहते हैं। राष्ट्रवाद में जो है भाई सभी लोग जो है एक साथ मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। अगला क्या रहा, स्वतंत्रता की प्रभावना, स्वतंत्रता की भावना, यानी कि राष्ट्रवाद के उदय में बाबू स्वतंत्रता की भावना भी बहुत महत्व रखती है। आगे देखिए, विदेशी शासन से मुक्त होने की इच्छा, यानी कि जब कोई देश किसी विदेशी देश के शासन से गुलाम होता है बाबू, तो क्या होता है दोस्त, विदेशी शासन से लोग आजाद होने की इच्छा रखते हैं, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। समान संस्कृति और भाषा, समान संस्कृति और भाषा कहने का अर्थ है कि एक जैसी भाषा, परंपरा और संस्कृति लोगों को जोड़ती है। राष्ट्रवाद जो है मेरे भाई वो एक राष्ट्र यानी कि एक भाषाई लोगों को जोड़ती है और जिनका सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, पहनावा, ओढ़ना पहनावा, बोली भाषा जो होता है वो सबको एक साथ जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो राष्ट्रवाद करता है। 5वां नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पहचान, क्या बाबू, राष्ट्रीय पहचान में लोग खुद को एक ही राष्ट्र का नागरिक मानते हैं। राष्ट्रीय पहचान मतलब होगा बाबू कि लोग जितने भी एक देश के लोग होंगे वो खुद को अपने ही देश के नागरिक मानते हैं, अपने देश के क्या करते हैं बाबू, नागरिक मानते हैं। आगे आइए दोस्त, आगे आइए, फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय, एक अब आइए यूरोप में मेरे भाई, यूरोप में जो है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भी पड़ा, जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और सबसे ज्यादा योगदान दो बाबू नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। किसका योगदान मेरे भाई, किसका योगदान, तो नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। किसका योगदान था, नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान था बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में। आइए देख रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट क्या क्या योगदान किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट करता है एक समान कानून बनाया। क्या बनाया बाबू, एक समान कानून बनाया। एक समान क्या बनाया बाबू, कानून बनाया। कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट। कौन बनाया बाबू, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या बनाया, तो एक समान कानून बनाया। नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में लागू की। नेपोलियन जो होता है बाबू वह एक कानून बनाता है जिसे हम नेपोलियन संहिता कहते हैं, और वह कानून नेपोलियन संहिता जो कानून है बाबू वो लागू होता है 1805 ईस्वी में। कब बाबू, 1805 ईस्वी में। ओकरा बाद से सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून बना। ये नेपोलियन संहिता जो रहे नु भाई, एगो ऐसा कानून रहे जेमे सब लोग के एक समान अधिकार मिलो। का मिलो हो, एक समान सब लोग के अधिकार मिलो। आगे ओकरा बाद देखो का कैलस नेपोलियन। उसके बाद नेपोलियन करता है बाबू समानता को बढ़ावा देता है। नेपोलियन क्या करता है, समानता को बढ़ावा देता है, यानी कि सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिला। सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिला, ऊंच नीच कम हुई। यानी कि जो ऊंच नीची जो जातियां थी, धर्म थे, वो सब क्या हुआ बाबू, वो कम हो गया। क्या हो गया, सबको कम कर दिया गया। और देखिए सामंती प्रथा खत्म कर दी गई। सामंती प्रथा कहने का मतलब है बाबू जमींदारी शासन को क्या किया गया बाबू, समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया बाबू, तो समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए जमींदारों के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। जो जमींदारों के अधिकार थे बाबू वो सबको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। आम लोगों को राहत मिली। यानी कि जब सामंती प्रथा खत्म कर दी गई उसके तहत जो है बाबू जमींदारों के विशेष अधिकार की समाप्त हुआ और आम लोग को राहत मिली। यानी कि फ्रांस में जितने आम लोग थे, आम जनता थे बाबू,
उनको सबको क्या हुआ बाबू, तो उनको राहत मिला। क्या मिला बाबू, तो उन सबको राहत मिला। आगे आइए देखते हैं। आगे अगर हम भाई देखें तो एक आगे कह रहा है प्रशासन में सुधार किया। नेपोलियन जो था बाबू जब सत्ता में बैठा तो प्रशासन में क्या किया बाबू, सुधार किया। देखिए सुधार किया, देश में संगठित और मजबूत प्रशासन बनाया, काम आसानी से होने लगा। किसी भी देश को चलाने के लिए प्रशासन की जरूरी बाबू मजबूती बहुत जरूरी है। तो देखिए प्रशासन में क्या करता है बाबू, नेपोलियन सुधार करता है, जिसके तहत बाबू देश में संगठन जो होता है बाबू और मजबूत होता है, और प्रशासन क्या होता है बाबू, जब मजबूत होता है तो यहाँ की जितनी भी काम थी सभी को आसान हो गया। सभी काम क्या हो गया बाबू, आसान हो गया। और कह रहा है कि पांचवा हमारा कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट का जो योगदान का पांचवा योगदान कह रहा है कि राष्ट्रवाद फैलाया। नेपोलियन जो था बाबू क्या फैलाया, राष्ट्रवाद फैलाया। उसने अपने सुधार अन्य यूरोपीय देशों में भी फैलाए, वहां भी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। जैसे फ्रांस में तो नेपोलियन शासन कर ही रहा था। फ्रांस में नेपोलियन क्या कर रहा था बाबू, शासन कर ही रहा था। नेपोलियन शासन कर ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ जितना भी बाबू यूरोप के कंट्री जैसे हॉलैंड हुआ, पोलैंड हुआ, यूनान हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, इन सभी देशों में भी, इटली और जर्मनी जैसे देश हुए, इन सभी देशों में भी राष्ट्रवाद को क्या किया बाबू फैलाया। राष्ट्रवाद को भी क्या किया, फैलाया, जिससे बाबू वहां के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। आगे अब हमको पढ़ना है नेपोलियन बोनापार्ट का युग। वो तो था बाबू नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, जिसके चलते यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। अब बाबू देखिए नेपोलियन युग कब से कब था बाबू। नेपोलियन युग बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि नेपोलियन युग कब से कब था। नेपोलियन युग के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, 2 नंबरिया में पूछ देता है भाई। क्या करता है, 2 नंबरिया में पूछ देता है, या फिर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट युग देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन युग कब से कब तक चला। नेपोलियन युग जब बाबू कब से कब तक चला, तो देखिए नेपोलियन का युग लगभग 1799 से 1815 ईस्वी तक चला। नेपोलियन युग जो है बाबू 1799 में शुरू होता है और 1815 ईस्वी में समाप्त होता है। कैसे शुरू होता है और कैसे समाप्त हो जाता है कुछ ही छोड़े में हम बाबू पढ़ेंगे। देखिए 1799 में नेपोलियन सत्ता में आता है। 1799 में नेपोलियन जो बाबू यूरोप महादेश में सत्ता में आता है, और 1815 में वाटरली की लड़ाई में हार जाता है। 1799 में जो बाबू नेपोलियन है सत्ता में आता है, और 1815 में जब वाटरलू की युद्ध होती है तो इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, और जब हार जाता है तो सेंट हेलेना नामक द्वीप पर इसको कैदी बना करके ले जाया जाता है, और वहीं पे उसके कुछ सालों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था बाबू नेपोलियन युग लगभग 1799 से 18 तक चला है। 1799 में सत्ता में आता है और 1815 से वाटरलू के युद्ध में हार जाता है। अब आइए क्या क्या होता है इस युग में, क्या क्या हुआ। अब नेपोलियन युग में बाबू क्या क्या हुआ, तो देखिए नेपोलियन युग में बाबू 1799 में सत्ता में आता है और सत्ता पर कब्जा करता है 1804 में। कब सत्ता में कब्जा करता है बाबू 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस की सरकार पर नियंत्रण कर लेता है। कब 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने जो होता है बाबू फ्रांस के सत्ता पर कब्जा कर लेता है और खुद को शासक बना लेता है। फ्रांस का खुद को क्या कर लेता है बाबू, शासक बना लेता है। कब 1804 ईस्वी में। कब मुन्ना 1804 ईस्वी में हो। कब हो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस के राजगद्दी पर कब बैठता है 1804 ईस्वी में। कब बैठता है बाबू 1804 ईस्वी में बैठता है। आगे कह रहा है सम्राट क्या बना बाबू 1804 ईस्वी में क्या बनता है, सम्राट बनता है और खुद को फ्रांस का सम्राट क्या कर लेता है बाबू, घोषित कर लेता है। अब बढ़ते बढ़ते बाबू पहले का बहुत अच्छा काम करता है। पहले अच्छा क्या काम करता है, फ्रांस के सत्ता में बढ़ते बढ़ते क्या करता है बाबू, पहला काम करता है कि नेपोलियन संहिता लागू करता है।
क्या करता है बाबू, नेपोलियन संहिता लागू करता है। नेपोलियन संहिता बहुत इंपोर्टेंट है, पूछ देता है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था। देखिए नेपोलियन संहिता पूरे देश में एक समान कानून लागू किया। नेपोलियन जो संहिता होता है बाबू एक समान कानून होता है। क्या होता है बाबू, एक समान कानून होता है, एक समान कानून होता है। क्या होता है बाबू, एक समान कानून होता है। क्या होता है बाबू, एक समान कानून होता है। नेपोलियन संहिता क्या होता है बाबू, तो एक समान कानून होता है और पूरे देश में एक समान कानून लागू होता है और सभी नागरिकों को बराबरी राहत मिलती है। सभी नागरिकों को क्या मिलता है बाबू, बराबर बराबर अधिकार मिलता है, चाहे वो कुलीन वर्ग के हो, पोप हो, पादरी हो, या मध्यम वर्ग के हो, या नीच वर्ग के हो, कोई भी बाबू निम्न वर्ग के हो, सभी को क्या मिलता है, तो एक समान अधिकार मिलता है। आगे देखिए, और यूरोप में विस्तार होता है। नेपोलियन क्या करता है बाबू, नेपोलियन में कई देशों पर जीत हासिल करता है। क्या करता है, नेपोलियन संहिता लागू करता है और यूरोप के कई देशों पर आक्रमण करता है और उन कई देशों पर क्या करता है बाबू, जीत हासिल करता है। जीत जब हासिल करता है तो फ्रांस का प्रभाव पूरे यूरोप में फैल जाता है। जब अगल बगल फ्रांस के अगल बगल पड़ोसी देश जैसे इटली हुआ, जर्मनी हुआ, हॉलैंड हुआ, पोलैंड हुआ, इस सभी देशों पे आक्रमण करता है और उसमें को क्या करता है वो, जब आक्रमण करता है तो फ्रांस के अधीन कर लेता है, जिसके चलते यूरोप में फ्रांस का जो दबदबा है मेरे भाई और बढ़ जाता है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। अगला देखिए, पांचवा कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रसार करता है। पांचवा क्या करता है बाबू, राष्ट्रवाद का प्रसार करता है। क्या करता है दोस्त, राष्ट्रवाद का प्रसार करता है। जहां जहां नेपोलियन गया वहां वहां लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। यानी कि जहां जहां बाबू नेपोलियन जाता है, जिस जिस क्षेत्रों को जीतता है, उन सभी क्षेत्रों में बाबू लोगों के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कराता है। क्या कराता है, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कराता है। राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कराता है। मिनट आगे देखिए, अब देखिए क्या क्या सुधार करता है बाबू, क्या क्या सुधार करता है नेपोलियन युग में, क्या क्या सुधार करता है बाबू, तो प्रशासन में सुधार करता है। प्रशासन सुधार में करता है, शिक्षा पर सुधार करता है, न्याय व्यवस्था में सुधार करता है और देश को मजबूत बना देता है। बाबू किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रशासन में सुधार करना होगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, न्याय व्यवस्था में सुधार करना होता है, तब जाके देश मजबूत होता है। इसलिए किसी भी राज्य का मुद्दा देखिएगा तो कहता है फलानवा नेता है, फलानवा चिलानवा नेता है। बिहार में कहता है हम मोदी जी अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो शिक्षा पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, बिहार में शिक्षा पर ज्यादा जोर देंगे, स्वास्थ्य पर जोर देंगे और रोजगार पर जोर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे देखिए, मजबूत बनाता है और देखिए 1815 ईस्वी में क्या हो जाता है बाबू, 1815 ईस्वी में इसका पतन हो जाता है। पतन कहने का मतलब है समाप्ति। क्या बाबू, समाप्ति। पतन मतलब कहना क्या होता है बाबू, समाप्ति। लोग कहेला कि तार पतन बहुत जल्दी नियर आ गई बा, यानी कि तू बहुत जल्दी समाप्त होखे वाला बाड़ा। तो देखो पतन कब हो रहे हो, तो 1815 में पतन हो जाता है। देखिए 1815 में वाटरलू का युद्ध में हार गया। क्या हो गया बाबू, वाटरलू के युद्ध में बाबू कौन हार गया बाबू, नेपोलियन हार गया और उसका शासन खत्म हो गया। क्या हो गया, नेपोलियन हार गया और उसका शासन खत्म हो गया। नेपोलियन हार गया और उसका शासन खत्म हो गया। नेपोलियन हार जाता है और उसका क्या होता है बाबू, शासन समाप्त हो जाता है। अब देखिए वाटरलू का युद्ध किसके किसके बीच होता है बाबू, वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध होता है बाबू, जो होता है एक तरफ नेपोलियन रहता है, नेपोलियन दूसरा होता है बाबू ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। क्या होता है बाबू, मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन होता है बाबू, मेटरनिक होता है। मेटरनिक के बीच इस युद्ध में क्या होता है बाबू, वाटरलू के युद्ध में, तो वाटरलू के युद्ध में जहां एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट होता है तो दूसरे तरफ बाबू मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर होता है बाबू मेटरनिक होता है। और मेटरनिक इस युद्ध का क्या करता है बाबू, नेतृत्व करता है। और मेटरनिक का साथ देने के लिए जितने भी बाबू यूरोप में देश होते हैं, जैसे रूस हुआ, जर्मनी हुआ,
इत्यादि देशों के जो शासक होते हैं बाबू मेटरनी का क्या देते हैं बाबू, साथ देते हैं। और इस युद्ध में बाबू वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। 1815 ईस्वी में नेपोलियन वाटरलू का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबू नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, और जब हार जाता है तो इसको कैदी बना करके सेंट हेलेना नामक द्वीप पर कैदी बना करके इसको ले जा करके कैद कर दिया जाता है, जहां पर 4-5 सालों के बाद वो पागलों जैसी स्थिति इसकी हो जाती है और वहीं पे यह इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, अब देखिए क्या क्या, नेपोलियन तो मर गया, नेपोलियन युग समाप्त हो गया, लेकिन नेपोलियन जिन जिन देशों में गया था, जहां जहां बाबू जिन जिन क्षेत्रों को जीता था, उन क्षेत्रों पर क्या किया बाबू, बहुत अच्छा कार्य किया। क्या किया, बहुत अच्छा कार्य किया। और जो क्षेत्र बाबू बहुत पहले से कई छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में विभक्त थे, बांटे थे हुए थे, उन क्षेत्रों पर जीत करके उनको एक अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। अब देखिए पहला दर्जा क्या बना था, तो नेपोलियन से बाबू जीता था, वो जीता था नेपल्स को जीता था, हॉलैंड को जीता था, वेस्टफीला को जीता था, और जर्मनी के क्षेत्र में नया राज्य बनाया। क्या बनाया, जर्मनी के क्षेत्र में नया राज्य बनाता है। जर्मनी जो 300 छोटे बड़े राज्यों में रियासतों में विभक्त होता है, वहां पे जर्मनी बाबू यह युद्ध करता है और इसको एकत्रित करके क्या करता है, जर्मन राइन संघ की स्थापना करता है 1806 में। कब बाबू, 1806 में। कब हो, 1806 में। तो देखिए कई जर्मन राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया, कब, 1806 में। और उसके बाद से इटली का राज्य, क्या बाबू, इटली का राज्य, खुद नेपोलियन इसका शासक बना बाबू। देखिए इटली का क्या करता है बाबू, इटली का राज्य बनाता है और इस पर नेपोलियन क्या करता है बाबू, खुद क्या करता है बाबू, शासन करता है, खुद क्या करता है, शासन करता है। और देखिए वियना सम्मेलन क्या है, वियना सम्मेलन क्या है, जब नेपोलियन हार जाता है, सब कुछ हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वाटरलू का युद्ध भी समाप्त हो जाता है, तब होता है बाबू एगो वियना सम्मेलन। क्या होता है बाबू, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन क्या होता है बाबू, तो देखिए वियना सम्मेलन जो होता है बाबू, यह वियना जो है बाबू ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना किसकी राजधानी है बाबू, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना किसकी राजधानी है बाबू, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना क्या है बाबू, तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, वियना क्या है, वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना सम्मेलन क्या है, तो वियना सम्मेलन जो देखिए यह एक अंतरराष्ट्रीय बैठक थी, यह एक अंतरराष्ट्रीय बैठक थी। अंतरराष्ट्रीय बैठक कहने का मतलब, राष्ट्रीय जो होता है बाबू एक देश के अन्य राज्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उसे राष्ट्रीय बैठक कहते हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय बैठक कहने का मतलब है विश्व के कई अलग अलग देश जो होते हैं बाबू, जिस बैठक में भाग लेते हैं, जिस सम्मेलन में भाग लेते हैं, उसे हम अंतरराष्ट्रीय बैठक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अंतरराष्ट्रीय बैठक कहते हैं। अब मान लीजिए कि यह जो था बाबू एक अंतरराष्ट्रीय बैठक था, इसमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया, रूस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड और पोलैंड जैसे देश क्या किए थे बाबू, भाग लिए थे। इसमें यूरोप के बड़े बड़े देशों के शासक और प्रतिनिधि शामिल हुए। यानी कि वियना सम्मेलन जो था बाबू, यूरोप के जितने बड़े बड़े देश थे और बड़े बड़े शासक थे और उनका जो प्रतिनिधि था बाबू शामिल हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य, यानी कि वियना सम्मेलन का जो बाबू मुख्य उद्देश्य होता है, यूरोप में शांति स्थापित करना होता है। क्या होता है, यूरोप में शांति स्थापित करना होता है। यूरोप में क्या होता है बाबू, शांति स्थापित करना होता है। यूरोप में शांति स्थापित करना होता है। यहां तक हम पढ़े हैं वियना सम्मेलन, और कल पढ़ेंगे बाबू वियना सम्मेलन के प्रभाव और परिणाम, कि वियना सम्मेलन किसके नेतृत्व में किया जाता है। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।